हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो पहले वीडियो में 50 प्रश्न लिए थे, आज ये दूसरा वीडियो है और आज मैं 40 प्रश्न लेकर आई हूं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस में पढ़ा रही हूँ और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो 15 दिन का कोर्स मैंने शुरू किया है, उसमें मैं ईवीएस पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगी। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गी नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते? पहला है अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। दूसरा है ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। तीसरा है भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। और चौथा है चित्तौंग में विद्रोह का आयोजन करना। थोड़ा सा इधर साइड से कट गया है, पीडीएफ जो है थोड़ी सी कट रही है, तो मैंने पूरा पढ़ दिया है। चौथा जो विकल्प है चित्तौंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में यदि आप मध्यम मार्गी नेता के रूप में होते, ये पूछा गया है, मध्यम मार्गी यानी कि नरमपंथी नेता के रूप में, तो आप किस विधि को अपनाते? तो भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करते यानी प्रार्थना करते कि इस पर भी वे ध्यान दें कि भारतीयों पर किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। तो मध्यम मार्गी नेता के रूप में आप इसे अपनाते, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? पहला है आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, तीसरा है कृषि उद्योग और चौथा है विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया था वह बना था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। भारत और भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना और एक आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार का निर्माण नए राष्ट्र के प्रमुख उद्योगों में से एक था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों को डिजाइन और क्रियान्वित करने में मदद करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहे जाने वाले पर व्यापक सहमति थी। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल थी तो वह किन से बनी थी? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से बनी थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि एक प्रमुख उद्देश्य था भारतीय जो लोग थे उनकी गरीबी को दूर करना, यानी भारत को गरीबी से निकालना। भारत पहले तो संपन्न देश था, लेकिन जब अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेजों ने भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। तो ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनिच से उसकी तुलनात्मक दिशा, तीसरा है स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और चौथा है स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। तो किसी विशेष स्थान के समय को समझने और उसकी गणना करने के लिए आवश्यक अवधारणा उस स्थान के देशांतर, ग्रीनविच से उसकी आपेक्षिक दिशा और ग्रीनविच पर समय का संयोजन है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? पहला है मध्य एशिया स्टेपी, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, तीसरा है अर्जेंटीना पैम्पास और चौथा है ब्राजील कंपोस्ट। तो पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय घास मैदान, तो ब्राजील कंपोस्ट, डी विकल्प सही हो जाएगा।
कैंपोस ब्राजील में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो मुख्य रूप से देश के दक्षिणी भागों में स्थित है। इसमें शुष्क और गीले दोनों प्रकार के घास के मैदान हैं जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का पोषण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, जैसे स्टेपी जो है ये मध्य एशिया में पाया जाने वाला समशीतोष्ण घास का मैदान है, और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है, और पंपास जो है ये अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। जरूरी नहीं है कि प्रश्न उष्णकटिबंधीय से ही पूछ लिया जाए, हो सकता है कि इस बार शीतोष्ण पूछ लिया जाए या समशीतोष्ण पूछ लिया जाए, तो आपका जो प्रश्न है वह गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। दूसरा है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क है। तीसरा है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। अब इसमें से सही विकल्प आपको बताने हैं। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, इसे भारत का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, शीत मरुस्थल इसे कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क है। तो लद्दाख कम ऊंचाई पर नहीं है, बल्कि लद्दाख अधिक ऊंचाई पर है, तो भी गलत हो गया। और लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ये सही है। तो इसमें ए और सी सही है, तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? पहला है भारत में मानसूनी पवने, दूसरा है भारत के उत्तरी मैदानों की लू, तीसरा है पूर्वी पवने और चौथा है पश्चिमी पवने। तो मौसमी पवनों का उदाहरण पूछा गया है तो भारत में मानसूनी पवने, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? पहला है भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, दूसरा है याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, तीसरा है ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग और चौथा है गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो अभी आपको बताया था जो वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ, तो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। लिखा है कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। और बी में लिखा है भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। अब इसमें से बताना है कौन से विकल्प सही हैं। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं। कोलार की जो खानें हैं ये विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी हैं तो खनन करने में भी खर्चा ज्यादा होता है। और भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बायोगैस और ईंधन। तो यहाँ पर ईंधन लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ईंधन से तात्पर्य क्या है? यहाँ कास्ट ईंधन की बात हो रही है, कास्ट ईंधन की बात हो रही है। इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, लिखा है फायरवुड। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईंधन से यहाँ पर मतलब है कास्ट ईंधन से, लकड़ी वाला जो ईंधन होता है। पहला विकल्प है दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है, दूसरा है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तीसरा है दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, और चौथा है दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। तो बायोगैस और कास्ट ईंधन ये दोनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि बायोगैस जो होती है जैविक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है, और जो लकड़ी होती है ये पेड़ों से प्राप्त होती है। इन दो ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों का उपयोग खाना पकाने, हीटिंग में किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो दोनों ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है, संबद्ध है? पहला है छोटे भूखंड और साधारण औजार,
दूसरा है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्र और चौथा है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। क्या पूछा गया है? विशिष्ट गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध। तो विशिष्ट गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो गहन निर्वाह कृषि एक कृषि प्रणाली है जो उच्च श्रम के निवेश के साथ भूमि के छोटे भूखंडों की खेती की विशेषता है और फसल की उपज को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि इसमें अधिक मेहनत लगती है। गहन निर्वाह कृषि उसी को कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है। तो छोटे भूखंड और साधारण औजार, यानी कि जो भूमि होती है छोटे भूखंड होते हैं, इसीलिए अधिक उपज का उद्देश्य लेकर किसान खेती करते हैं। तो पहला सही है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी सही है। और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, ये भी सही है। अर्ध शुष्क क्षेत्र, ये गलत है इस प्रश्न के लिए, इसमें ये शामिल नहीं होगा। ए बी डी सही है इसमें, यानी कि बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, ए बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? पहला है राजद्रोह का कानून, दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेता अधिनियम और चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं है, ये पूछा गया है। तो राजद्रोह का कानून, ये भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। राजद्रोह अधिनियम जो है, ये अपने सबसे प्रसिद्ध रूप में वास्तव में भारत में लागू ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून का हिस्सा था। विशेष रूप से यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए थी, जिसे 1870 में ब्रिटिश शासन के तहत लागू किया गया था। यह कोई अलग अधिनियम नहीं था, बल्कि मौजूदा संहिता का एक हिस्सा था। तो ये भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है राजद्रोह का कानून, तो इसे आप याद रखिएगा। बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं ये भारतीय संसद द्वारा पारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? पहला है संगठित कार्यबल, दूसरा है लेबर चौक, तीसरा है भूमालिक और चौथा है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो लेबर चौक इसमें आपका उत्तर है। लेबर चौक भारतीय कस्बों और शहरों में प्रवासी श्रमिकों से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं लेबर चौक पर, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था क्या है? पहला है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, दूसरा है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, तीसरा है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था और चौथा है किसान व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था, जिसे घरेलू प्रणाली या कार्यशाला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, उत्पादन की एक ऐतिहासिक प्रणाली है जिसका उपयोग औद्योगिक क्रांति से पहले कपड़ा उद्योग में किया जाता था। और इसमें आमतौर पर एक व्यापारी और एक शिल्पकार या मजदूर एक बुनकर के रूप में शामिल होता था। दादन व्यवस्था में एक व्यापारी ग्रामीण उत्पादकों को सामग्री देगा जो आमतौर पर अपने घरों या कार्यशालाओं में काम करते थे। यानी कि इन्हें सामग्री व्यापारियों द्वारा दी जाती थी और जो मजदूर होते थे वो अपने घरों में काम करते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था थी। बुनकरों को जो कच्चा माल होता था वो व्यापारी उपलब्ध कराते थे। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बी विकल्प सही है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन और चौथा है निजता। तो भारत में स्वास्थ्य का अधिकार जो है किस मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो जीवन के अधिकार के रूप में।
सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु था। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा चिन्हित किया गया? यहाँ पर चिन्हित और लिखा हुआ है। पहला विकल्प है घास वाले मैदान बनना, दूसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, तीसरा है अत्यधिक वन उन्मूलन और चौथा है ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो मध्य पाषाण युग को किस परिवर्तन द्वारा चिन्हित किया गया? घास वाले मैदान बनना। इसमें आपका ए विकल्प जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में अपेक्षाकृत गर्म परिस्थितियों में बदलाव के साथ दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए थे और इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ था। तो इतना और याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? पहला है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, दूसरा है स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, तीसरा है भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय और चौथा है समूह के मुखिया का निर्णय। तो आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए विशेष स्थल का चयन करने हेतु एक वैध कारण बताना है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले? पहला है धरनीकोटा, दूसरा है पुहार, तीसरा है मदुरै और चौथा है कोरकाई। तो संगम कविताओं में उल्लिखित पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण पुहार में मिलते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। पुहार, जिसे पुम्पुहर या कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें करना है मिलान और मिलान करके हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है नगर दुर्ग, तो इसे मिला देंगे चौथे से मोहनजोदड़ो। अग्निकुंड, अग्निकुंड को मिलाएंगे कालीबंगा से। भंडार गृह, इसे मिलाएंगे हड़प्पा से और बंदरगाह मिलाएंगे लोथल से। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन शहर सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो में एक नगर दुर्ग था, जो एक उठा हुआ मंच या टीला था जिसमें सार्वजनिक भवनों और संभवतः सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं थीं। और अग्निकुंड का संबंध कालीबंगा से है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य शहर कालीबंगा में अग्निकुंड थे, जो धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच थे। भंडार गृह का संबंध हड़प्पा से है और बंदरगाह लोथल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? पहला है जत्था, दूसरा है खालसा, तीसरा है चौथ और चौथा है राखी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है डी विकल्प राखी। राखी नामक व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण दिया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग कर यह सुझाव देने के लिए किया प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है वीरेश वीरशा लिंगम पंतलू और चौथा है ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है डी विकल्प सही है, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर ने पुनर्विवाह का सुझाव देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। राजा राम मोहन राय ने अभियान के लिए रणनीति अपनाई, उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि किसने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया है यह सुझाव देने के लिए कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जाति के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई? यानी कारण पूछा गया है। पहला है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, दूसरा है क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, और सी है यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें से बताना है कौन से विकल्प सही हैं। तो 1820 के दशक के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ स्कूलों में कुछ जातियों के युवा छात्रों को अलग करने की प्रथा मौजूद थी। इन छात्रों को कक्षा के बाहर बरामदे में ही बैठने दिया जाता था और अंदर पढ़ाए जा रहे पाठों को केवल सुन पाते थे। इस अलगाव का कारण था उस अवधि के दौरान भारतीय समाज में प्रचलित भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था। तो इस जाति व्यवस्था के तहत ही ऐसा किया जाता था। लोगों का ये मानना था, जो उच्च जाति के लोग थे, कि ये जो विद्यार्थी हैं ये यदि कक्ष के अंदर पढ़ेंगे तो कक्ष प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उच्च जाति के विद्यार्थी पढ़ रहे होते थे। तो इसमें जो आपका कारण है वह सी विकल्प है। तो केवल सी इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प में लिखा हुआ है केवल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? पहला है जाति प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है सती प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है पर्दा प्रथा का उन्मूलन और चौथा है बाल विवाह का उन्मूलन। तो परमहंस मंडली एक सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना 1840 में दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों के एक समूह ने बॉम्बे में की थी। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, विशेषकर जाति उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुख्य उद्देश्य जो था वह जाति प्रथा का उन्मूलन करना था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें करना है मिलान और फिर बताना है कौन सा विकल्प है सही। तो लिखा है कृष्ण संधान, तो इन्हें मिला देंगे चौथे से, राजा रवि वर्मा। उसके बाद लिखा है जातु ग्रह दाह, यहाँ पर होगी जातु ग्रह लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मात्रा जो है वो गलत लग गई है। जातु ग्रह दाह, तो इसे मिला देंगे पहले से
नंदलाल बोस। उसके बाद लिखा है मेरी माँ, तो इन्हें मिला देंगे दूसरे से अवनींद्रनाथ टैगोर। और पूर्व के आदेश ओ काकुरा काकू, जो तीसरे से मिला देंगे इन्हें। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी आपका सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डी को तीसरे से मिलाया है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी लाइन जो है ये अब सही है। इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए। तो विलय नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भाग अधिग्रहित किए थे उनका मिलान करना है। कब किए थे उनसे मिलान करना है, सन से। लिखा है 17, तो 17 1848, ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है संबलपुर, तो संबलपुर को मिला देंगे तीसरे से 1850। फिर लिखा है नागपुर, इसे मिला देंगे दूसरे से 1853। और उदयपुर 1852, चौथे से मिला देंगे। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो उसमें चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब मेरा जो पेन है वो चौथे विकल्प पर नहीं चलेगा, यहाँ लिख दे रही हूँ। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। ये थोड़े नीचे लिखे हुए हैं तो पेन वहां पर नहीं चल पाता है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? पहला विकल्प है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। दूसरा है शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तीसरा है मंगल, बृहस्पति तथा नेपच्यून। और चौथा है मंगल, बृहस्पति तथा शनि। तो सौर मंडल के चारों ओर जिनके छल्ले हैं वह बताना है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। बुध जो है वह सूर्य के सबसे निकट है, तो ये सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले पूरी कर लेता है। और शुक्र जो है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि किसके चारों ओर छल्ले हैं। तो छल्ले बृहस्पति के चारों ओर भी हैं, शनि के चारों ओर भी हैं और यूरेनस के चारों ओर भी हैं। अब आप कहेंगे कि आपने सौरमंडल के चित्र में शनि के चारों ओर तो छल्ले देखे हैं, इनके चारों ओर तो कभी स्पष्ट नहीं दिखाई दिए। तो इनकी जो वलय प्रणाली है वह इतनी स्पष्ट नहीं है। शनि की बहुत स्पष्ट है और बृहस्पति और यूरेनस की इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनमें छल्ले होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी याद रखिए। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी याद रखिए। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं वर्तमान में, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो 180 अंश देशांतर के साथ मेल खाती है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? पहला है गांव और शहरी इलाके। दूसरा है राज्य और देश। तीसरा है महाद्वीप और सागर। और चौथा है विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो बड़े पैमाने के नक्शे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को बड़ी मात्रा में विवरण के साथ दिखाते हैं, यानी गांव और शहरी इलाके। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है नदी और महाद्वीप, और जो सुमेलित हैं वह बताना है। लिखा है कि उपर्युक्त में कितने युग्म सुमेलित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने सुमेलित हैं। लिखा है मिसिसिपी, उत्तरी अमेरिका, सही लिखा हुआ है। अमेजन, दक्षिणी अमेरिका, सही लिखा हुआ है। ऑरेंज, एशिया, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऑरेंज जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, एशिया में नहीं है। और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही लिखा हुआ है। तो इसमें कितने सही हैं? 3 सही हैं। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। पहला है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। दूसरा है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। तीसरा है महाद्वीपों के मध्य में। और चौथा है महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। यहाँ पर किनारों पर तो लिखा ही नहीं है।
चलिए लिख देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार समताप मंडल के बारे में। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। तो जो समताप मंडल है ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। ये सही लिखा है। इसमें ओजोन गैस की परत है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। हवाई जहाज भी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार है, ये भी सही है। ए बी सी तीनों ही सही है। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। फिर से लास्ट वाला जो है वहां तक पेन नहीं चल पाता है, माफ कीजिएगा। चौथा विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी का मुहाना क्या होता है? पहला है वह स्थान जहां से नदी का उद्गम होता है। दूसरा है वह स्थान जहां एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। तीसरा है वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है। और चौथा है वह स्थान जहां नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो नदी का मुहाना वह स्थान होता है जहां एक नदी आमतौर पर जल के एक बड़े निकाय में विसर्जित होती है। या एक समुद्र, एक महासागर या एक कोई झील या अन्य नदी भी हो सकती है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? पहला है भारत, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है चीन और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक और उपभोक्ता है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है? पहला है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है स्थानांतरी कृषि, तीसरा है चलवासी पशुचारण और चौथा है मिश्रित कृषि। तो साफ साफ लिखा हुआ है पशुचारक हैं, पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान पर दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं। तो चलवासी पशुचारण कृषि कहलाती है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, किसका मुखिया होता है ये पूछा गया है। पहला है राज्य, दूसरा सरकार, तीसरा संसद और चौथा है संघीय मंत्रिमंडल। तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति समग्र रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और देश की एकता और संप्रभुता का प्रतीक है। पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पाए जाने की संभावना कम है? पहला है घर में टोकरी बनाने में, दूसरा है निर्माण स्थल, तीसरा है कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में और चौथा है जंगल से लकड़ियां चुनने में। तो क्या पूछा गया है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना सबसे कम है। तो कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। सी विकल्प सही हो जाएगा। केवल 3। तो जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर है उसके पाए जाने की संभावना सबसे कम कहाँ पर है? कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है, क्या कहलाता है पूछा गया है। पहला है शक्तियों का विभाजन, दूसरा है अभिकेंद्रीवाद, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा और चौथा है राज्य संघ। तो सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है शक्तियों का बंटवारा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना। पहला है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान और
सुरक्षा रखना, सम्मान देना और सुरक्षा रखना। दूसरा है माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना। और चौथा है जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना था। 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2002 में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न आज का, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया। पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में। तीसरा है कोठारी आयोग 1964-66 में। और चौथा है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में। तो किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया। इस आयोग ने भारत की शैक्षिक नीतियों और लक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकता को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। तो 40 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइए। और इसके पहले वाली वीडियो में 50 प्रश्न लिए थे, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।